हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे पूरे चैप्टर का बायो का सभी चैप्टर के बारे में शॉर्ट नोट्स आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, हम इसके बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू स्टे लाइव। क्या होता है कि स्टे लाइव मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्टे लाइव हो, ऑर्गेनिज्म स्टे लाइव मतलब कि जीवित रह सके, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। दिज इंक्लूड्स न्यूट्रिशंस। इसमें इंक्लूड्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन इटीसी। ठीक है, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। द प्रोसेस दैट टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिएंट्स टेकिंग करते हैं तो उसी को कहते हैं हम, देखिए, द प्रोसेस कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमें टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, हम एक न्यूट्रिशन टेक करते हैं फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। फूड से न्यूट्रिएंट्स टेक करते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलती है, आयरन्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें दो चीज़ पढ़ना है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरापैटिक, पेरास्टाटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस 3 पार्ट में डिवाइड है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता क्या है, इट इज़ a kind of nutrition in which inorganic material like CO2 water it is utilized to prepare food by process of photosynthesis। ठीक है, देखिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, वो किससे बनता है, लाइक CO2 और वाटर। इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 और वाटर होता है, न्यूट्रलाइज करता है टू प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस से, उसके प्रोसेस से हमें फूड जो बनाते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। एग्जाम्पल में हम ग्रीन प्लांट ले सकते हैं, ग्रीन प्लांट से ही हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस का जो फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन हम देख लें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, सन एनर्जी लेता है बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, उसके माध्यम से लेता है। फिर हम क्लोरोफिल के बारे में बता दे रहे हैं आपको कि ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो फूड बनता है, तो जो बनता है शुगर बनता है 6 H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो हमें ये याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। इक्वेशंस अगर हमें याद रहेंगे एग्ज़ाम में पूछ देता है। ठीक है, अब हम देख लीजिए डायग्राम है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, डायग्राम है। डायग्राम देख लीजिए, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एनवायरनमेंट से, प्लस वाटर रूट से ले लेता है वाटर। ठीक है, फिर जो सनलाइट आती है सनलाइट ले लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस H2O, फिर सनलाइट को ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल के माध्यम से, फिर हमारा बनाता है ग्लूकोज मतलब शुगर बनाता है, और ऑक्सीजन मतलब 6 H12O6 बनता है, प्लस O2 जो रिलीज करता है वो बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमें जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स ऑकर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, जब फूड बनाता है प्लांट, कोई भी प्लांट, ग्रीन प्लांट बनाता है फूड अपना, तो उसमें क्या क्या ऑकर्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, और कन्वेंशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मालिक्यूल इनटू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं, जो वाटर मालिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, स्प्लिट करते हैं, अलग करते हैं, और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर सक्सेसफुली ऑब्जॉर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन के एक लीफ को हमने अगर सक्सेसफुली ऑब्जॉर्व किया इन माइक्रोस्कोप, यू विल नोटिस दैट द सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स।
कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ही जो होता है वही कंटेन करता है क्लोरोफिल को। ठीक है, देखिए अगर हमने एक छोटा सा लीव ले लें, कोई एक लीव लिए हैं, उसको हमने केयरफुली क्रॉस सेक्शन पे कट किए, उस लीव को अगर माइक्रोसॉफ्ट में डालें, देखिए इस एरिया को उसने कट करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक में दिया रहता है डायग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन डॉट है यहाँ पे है, इस सब में यहाँ पे भी ग्रीन डॉट है, यहाँ इसमें भी ग्रीन डॉट है, इसमें भी ग्रीन डॉट है। यही हमारा क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन किया रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है? द टाइनी ओपनिंग और पोर्स दैट एनेबल गैसेस एक्सचेंज। क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। स्टोमेटा जो होता है गैसेस को एक्सचेंज करता है। टाइनी ओपनिंग और पोर्स है दैट एक्सचेंज गैसेस। अब फंक्शन जान लेते हैं स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 और CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, और यहाँ से लॉस ऑफ एक्सेस वाटर होता है। अब हम जानते हैं इसको क्लोजर एट अ नाइट प्रेजेंट वाटर फॉर स्क्रिप्टिंग थ्रू पोर्स। ठीक है, वो पोर्स के थ्रू नाइट प्रेजेंट वाटर को स्क्रिप्टिंग करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम दिया है कि क्लोजिंग ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, ओपन और क्लोज स्टोमेटा। देखिए ये जो स्टोमेटा है क्लोज है, क्या है? क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, ओपन स्टोमेटा में देखिए अब इसका डायग्राम देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया, गार्ड सेल दिया है, जो ये दो है ये गार्ड सेल है। ठीक है, स्टोमेटाफोर, ये जो ओपन स्टार है जो ओपन है यहाँ पे स्टोमेटाफोर है। फिर क्लोरोप्लास्ट जो ये ग्रीन कलर का दिया है, जो छोटा छोटा ग्रीन कलर का दिया है वो क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन किया रहता है। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पेरिस्टाल्टिक न्यूट्रिशन और सेपराफाइटिक न्यूट्रिशन, हाइलोजेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तीनों रहते हैं। जैसे देखिए फीड्स ऑन डेड एंड डेकन मैटर्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड द फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिशन और एब्जॉर्ब। ठीक है, कोई ऐसा रहेगा जो कि डेड एंड डिकेन होगा मैटर, कोई एक ऐसा डेड एंड डिकेन मैटर, तो उसके हिसाब उससे वो अपना फूड को अपने न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, पाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो सब आते हैं। ठीक है, अगर हम सेपराफाइटिक न्यूट्रिशन में और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ना वो मरेगा, वो लिविंग रहेगा, उससे हम कोई भी रहेगा वो ऑब्टेन कर लेगा, अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर लेता है, उसी को हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे हम अगर वेस्ट एग्जांपल बताएं तो मॉस्किटो होता है, स्किन पे आके बैठेगा, उसके बाद ब्लड लेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल इसका देख सकते हैं हम कैस्टा एंड द टैप वार्म है। अब जान लेते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म फीड बाय द इंटीग्रेटिंग सॉलिड ऑर्गन मैटर विच इज देन डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब इनटू देयर बॉडी, मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनिक मैटर सॉलिड शेप का कोई भी या सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर लिया, इंटीग्रेटिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर हमने लिया, उसके बाद लेने के बाद डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं इनटू देयर बॉडीज़। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि हाइलोजोनिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल बताएं तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने कोई एक सॉलिड शेप में या किसी एक ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया, ठीक है, इनडाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को लिया, फिर उसको लेने के बाद बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, उसी को हम कहते हैं हाइलोजोनिक न्यूट्रिशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फूड इज टेकन बाय द थ्रू द इंटायर सरफेस, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामिनकम। लेट्स डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। प्रोसेस इन टेकिंग ऑफ फूड बाय द अमीबा, कौन कौन सा इसका प्रोसेस है? देखिए ये डायग्राम है इसका।
अमीबा का ये डायग्राम है। वो फूड को कैसे लेता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल जब भी देखेगा तो पेसिपोडिया, जो ये पेसिपोडिया होता है उसके वो स्ट्रेच करेगा, मतलब कि उस तरह इस तरह से कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। कैप्चर फूड को कैप्चर करने के लिए अपना जो पेसिपोडिया उसी को फैलाएगा फिर फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल बना के फूड को इनटेक कर लेगा, फूड को अंदर ले लेगा, ठीक है। फूड को अंदर लेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को फिर वो इसके तरह जिस तरह से फूड को इनटेक किया फिर उसी तरह से फूड को थ्रो आउट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम है। अगर आप क्रॉस सेक्शन से भी अमीबा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एकदम इजी टू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब पेसिपोडिया आएगा तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स होगा, एक्सट्रैक्शंस मतलब कि बड़ा होगा, खुलेगा उसका, ठीक है। फिर फैलेगा, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, फिर कैप्चर फूड करेगा, कैप्चर फूड करने के बाद टेक इन फूड वैक्यूल में इसको लेगा, फूड वैक्यूल में लेगा, फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन करेगा, फिर डिफ्यूजन ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, डिफ्यूजन करेगा सिंपल सब्सटेंस में इन साइटोप्लाज्म में करेगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड, देखिए अनडाइजेस्टेड फूड, फिर मूविंग थ्रू द अनडाइजेस्टेड फूड, फिर उसको थ्रो आउट कर देगा अनडाइजेस्टेड। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम जानते हैं कि हम कोई भी फूड लेते हैं तो माउथ से लेने के बाद हमारा ओसीफिगस से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन्स में फूड जाता है, ठीक है। अब हम लीवर और पैंक्रियाज के बारे में भी बताएंगे आपको कि इसका क्या काम है, ठीक है। देखिए माउथ से हम कोई भी फूड लेते हैं, माउथ से हमने फूड लिया तो वहाँ पे हमें वहीं से माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट हमें मिलता है सलाइवा से, ठीक है। तो देखिए हमने माउथ से फूड लिया, फूड माउथ से बगल कैविटी, मतलब माउथ को ही हम बगल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। फिर ओसीफिगस से होते हुए, ठीक है, ओसीफिगस से होते हुए हमारा स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से एनस से बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा और समझ लेते हैं कि माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो सलाइवा एलाइमेंस होता है, जो कि फूड को स्लेरी बनाता है, जो कि डाइजेशन वहीं से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ओसीफिगस से पेरिस्टाटिक मूवमेंट से हमारा फूड जाता है, मतलब कि पहले कंट्रास्ट करेगा फिर रिलीज करेगा, फिर कि पेरिस्टाटिक मूवमेंट मतलब कि कुछ इस तरह से मूवमेंट करते हुए जाता है। जिसे देख लीजिए ये हमारा ओसीफिगस हो गया, ओसीफिगस तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह होगा, फिर यहाँ पे बंद होगा, फिर यहाँ पे इस तरह होगा, तो ये कुछ इस तरह से करते हुए चला जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से करते हुए जाएगा, देखिए नॉर्मल देख लीजिए इस तरह से, कुछ इस तरह से फूड पेरिस्टाटिक मूवमेंट के थ्रू लेके अंदर जाता है, ठीक है। ये पूरे एनमिलेटरी कैलान में पेरिस्टाटिक मूवमेंट होती रहती है कि हमारा फूड है जो कि फॉरवर्ड होते रहे, आगे फॉरवर्ड होते रहे, ठीक है। ओसीफिगस से जाता है फूड, ठीक है। ओसीफिगस में हमारा लैरिक्स होता है, ठीक है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्टमक में क्या होता है, फूड जाता है, वहाँ पे एचसीएल सीक्रेट होता है, एचसीएल सीक्रेट होता है कि जो फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल करता है, ठीक है। वहाँ पे पेप्सिन जो रहता है, पेप्सिन को रिलीज़ करने के लिए भी एचसीएल एसिडिस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अधिकतर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा ही डाइजेशन होता है। आप सभी को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, ठीक है। अब लीवर की बात कर लेते तो लीवर गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर करता है, जिससे कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है बाइल जूस की तो बाइल जूस रिलीज होता है। गाल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है पहले से, उस टाइम बनता नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं पेंक्रियास क्या होता है, पेंक्रियास रिलीज़ करता है पेप्सिन को, अभी बताए थे पेप्सिन एचसीएल की वजह से रिलीज होता है, तो वही पेंक्रियास जो होता है वो पेप्सिन को रिलीज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट होता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है
उसके बाद वो रेक्टम में जाता है, रेक्टम से फिर एनस से बॉडी के बाहर चला जाता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरतें हैं। चलिए रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मतलब क्या है कि ऐसा एक प्रोसेस है जो कि फूड एनर्जी को रिलीज करता है फूड से, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशंस। हमें दो रेस्पिरेशंस के बारे में देखिए, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से हमें जो एनर्जी मिलती है, प्रोड्यूस होती है, उसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन से है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से जो फूड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ग्लूकोज का 6 कार्बन था इन साइटोप्लाज्म में, फिर इसको हमने ब्रेक डाउन किया, किस में, पैरोटिक में किया। ठीक है, पैरोटिक में किया, जिसमें कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में इन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स था जो कि ब्रेक डाउन होता है, फिर किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, इन मसल सेल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने के कारण हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस है, जो लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इन मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन मसल्स में क्या होता है, जो तनाव आ जाते हैं, जो मांसपेशियाँ हो जाती हैं, जिससे सिकुड़ जाता है, जिससे कि क्रैम्प आता है, उसी को हम कहते हैं इन योर मसल सेल्स में, तो इसकी वजह से होती है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में इन एट में होता है। ठीक है, क्या होता है, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इथेनॉल होता है जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन भी होता है। इन नाइट में तो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, कब करते हैं, नाइट में करते हैं। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इन एटीपी एंड ग्लूकोज जो होता है एटीपी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। कब लेते हैं, नाइट में लेते हैं। कब लेते हैं, इनका रेस्पिरेशन कब होता है, नाइट में होता है, जब रात होती है तो रेस्पिरेशन प्लांट करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में रेस्पिरेशन क्या होता है, नसल स्पेसेस, जो नोस्ट्रल होता है उसको हम नसल स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने नोस्ट्रल स्पेसेस से एयर को हमने इनहेल किया, एयर फेरिक्स, लैरिक्स और टैंक्रियास, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होते हुए ब्रोंकाइल्स और एल्वेलाई सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए हमें समझना क्या है, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है, वो फ्लैट क्यों नहीं होता। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या रिलीज़ करते हैं, हम कोई भी अगर हम मान लीजिए एयर को हमने इनहेल किया फिर रिलीज़ किया, एक्सेल किया, ठीक है, तो जो ऑसिफिकेशन जो टैंक्रिया है वो बंद ना हो जाए, मतलब कि सिकुड़ना जिसे कहते हैं, सिकुड़ ना जाए। ठीक है, जिससे कि अगर हमें वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होता तो उससे हमें जो रहता है वो रिलीज़ करने में, एयर को रिलीज़ करने में या फिर एयर को इनहेल करने में वो बंद या चालू होगा, उससे हमें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का यहाँ पे क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज जो है ना ही बोन के नियर हार्ड है ना ही मसल्स के नियर सॉफ्ट है। ठीक है, कार्टिलेज एक नॉर्मल है। ठीक है, इतना ना ही कि सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, मतलब किसे, ना मसल्स के नियर सॉफ्ट है और ना ही मसल्स बोन्स के नियर हार्ड है। ठीक है, नॉर्मल है, जिससे कि हमारे ईयर्स में हमारा कार्टिलेज पाया जाता है, जिससे कि उसे हम मोड़ते था, इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसी कहते कार्टिलेज। ठीक है, अब बताइए, देखिए ब्रोंकिस ये जो आता है उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है किस पार्ट में, 2 पार्ट में लंग्स डिवाइड होते हैं, जो कि जो आता है ब्रोंकिस से वो 2 पार्ट में जाता है, ब्रोंकिस फिर ब्रोंक्यूल्स फिर अल्वेली सेक्स से होता है। अल्वेलाई क्या करता है,
द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए एक्सचेंज करता है कैसे, ब्लड का एक्सचेंज करता है, यहीं पे हमारा सब कुछ एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहीं पे हमारा एक्सचेंज होता है, जैसे कि लंग से, इसके आगे हम बताएंगे आपको कि लंग से जो आता है ब्लड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाता है तो यहीं पे एक्सचेंज होके फिर वो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है कैसे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स कितने पार्ट में डिवाइड है, ब्लड वेसल्स 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। किस किस में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज विच कैरी ब्लड भी जो है फ्रॉम हर टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है ब्लड को कैरी करता है, कहाँ से करता है, हर टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हर से वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर क्या है, वेसल्स क्या, वेसल्स वेन्स क्या है, आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी। तो द थीन ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड विंग्स। कैपिलरीज के एक थीन ब्लड वेसल्स है जो कनेक्टिंग है आर्टरीज और विंग्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इन सब के बारे में आपको बताई दिए कि जो है विंग्स है वो वेसल्स है विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू द बॉडी, और आर्टरीज जो है वो क्या करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना दिया है हार्ट का। हमें पहले बताए, अगर हम पूछें आपसे तो बताइए कि फर्स्ट जो ब्लड होता है किस में आता है, मतलब किस चैम्बर्स में आता है, इसके कितने चैम्बर्स हैं, जो हार्ट हमारा है कितने चैम्बर्स में डिवाइड है। ठीक है, देखिए हार्ट हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वर्टिकल्स, लेफ्ट वर्टिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। ठीक है, अब हम बताइए आपकी राइट आर्टिकल्स में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर उसके बाद राइट वर्टिकल्स में जाता है, राइट वर्टिकल से प्लमरी आर्टरी से लंग्स के पास जाता है। ठीक है, लंग्स के पास जाता है, फिर वहाँ से लंग्स से फिर रिटर्न आता है प्लमरी वेंस से लेफ्ट आर्टरी में आता है। लेफ्ट आर्टरी में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरी में से लेफ्ट वर्टिकल से और ट्रैक से थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, ये लंग्स का है। देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया है। अगर हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो मान लीजिए हमारा लंग्स है 4 चैम्बर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, मान लीजिए सेकेंड चैम्बर, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक मिनट, यहाँ पे देखिए 4 चैम्बर्स में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट चैम्बर में आया, मतलब किस में आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से जाएगा किस में, राइट वर्टिकल से यहाँ पे जाएगा, राइट वर्टिकल से इसमें आया, राइट वर्टिकल से फिर ये क्या होता है, यहाँ से जो है बाहर चला जाता है लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न आएगा, किस में आएगा, देखिए प्लमरी आर्टरी से बाहर जाता है, प्लमरी आर्टरी से बाहर जाएगा, फिर प्लमरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से आने के बाद लेफ्ट वर्टिकल से एटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक बार ब्लड आया फिर गया, फिर दोबारा ब्लड हार्ट में आया फिर गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डबल सर्कुलेशंस। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे दिया है कि किस तरह से आया। देखिए लंग्स, यहाँ पे मान लीजिए लंग्स कैपिलरीज दिखा दिया, यहाँ से फिर ब्लड, देखिए यहाँ से जो ये ब्लू है डीऑक्सीजनेटेड, जो रेड है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया चैम्बर से, फिर बाहर, फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर चैम्बर्स में आके, फिर चैम्बर से बाहर निकल के पूरे बॉडी में फैल गया। ठीक है, किससे? एयोर्टा के थ्रू, आर्टरीज में जाके वेन से पूरे बॉडी में फैल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड पेटलेस। ब्लड पेटलेस क्या करता है? इट हेल्प्स टू ब्लड कोटिंग ड्यूरिंग इन जर्नी। देखिए, अगर हमें कभी भी चोट लग जाती है या कहीं कट जाता है तो ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना, क्यों आता है रुकना? ठीक है, तो ये है ब्लड पेटलेस। ब्लड पेटलेस तो वहाँ पे जाके ब्लॉक करते हैं, ब्लड को फ्लो होने से ब्लॉक कर देते हैं कि बाहर ना निकले। ठीक है, प्लाज्मा, इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड विच कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा एक येलो कलर फ्लूइड है जो कंटेन करता है 90% वाटर, 90% वाटर कंटेन करता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन करता है। लैंप क्या होता है? लैंप क्या होता है? इट इज़ ए येलोइश फ्लूइड विच escapes from the bloods capillaries into their intercellular space. It contains less protein than bloods. It flow its tissues to the heart, which help us to transportation of the under destroying germs. Lamps carry the digestion and the absorption fat of the intestines and the drains excessive fluids of extracellular space back into the bloods. ठीक है, देखिए इसमें एक येलोइश फ्लूइड है विच एक्सेप्ट्स ऑन द ब्लड कैपिलरीज है, तो इंटरसेलुलर स्पेस है। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स लेस कंटेन करते हैं देन ब्लड से लेस कंटेन प्रोटीन करते हैं। इट्स फ्लो द टिश्यूज ऑफ द हार्ट विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिस्ट्रॉइंग जर्म्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें हेल्प्स करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड एंड द एब्जॉर्प्शन फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स ड्रेन्स एक्सेसिव फ्लूइड, मतलब कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं? डाइजेशन और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देखिए, देयर आर द टू मेन कंडीशनिंग पाथवे इन द प्लांट्स में 2 मेन वे है जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से होते हैं। देखिए, एक होता है जाइलम, एक होता है फेलम। ठीक है, जाइलम में क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखिए कोई प्लांट रहेगा तो उसमें रूट से हाईएस्ट टाइप, मतलब कि टॉप के ऊपर जो टॉप होगा प्लांट का, वहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स को पहुँचाता है। ठीक है, तो उसमें फेलम में क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फेलम क्या करता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फूड को ट्रांसफ़र करता है किसमें? अदर प्लांट्स आपके पार्ट के किसी और प्लांट्स में। जैसे कि फूड हमारा क्या बनता है? लिप्स में बनता है, वहाँ से लिप्स से फूड को कहाँ हर पार्ट को ज़रूरत होती है फूड की, तो सभी पार्ट को भेजता है। कौन भेजता है? फोलम भेजता है। ठीक है, इट इज़ ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड। जो जाइलम है वो अपवर्ड ही ट्रांसपोर्ट करता है, फोलम इसका अपोजिट है, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, मतलब कि दोनों तरफ। डाउनवर्ड तो जाएगा ही जाएगा, अपवर्ड भी जाएगा, क्योंकि प्लांट के पार्ट तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये वर्क्स करते हैं ट्रांसपिरेशन पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन पे वर्क करते हैं। फिर फोलम क्या करता है? फोलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, देखिए किस जगह देखिए, हाँ जाइलम का डायग्राम दिखाया। देखिए यहाँ पे वाटर लूज होता है। देखिए वाटर वेपर से जो वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मतलब कि वाटर लूज हो रहा है, वाटर निकल रहा है जो, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो रहा है, यहाँ पे स्पेस खाली हुआ तो यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ गया, फिर यहाँ पे स्पेस खाली हुआ। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होगा, यहाँ का वाटर गया बाहर तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, बाहर गया तो यहाँ पे स्पेस खाली हुआ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल था, बाहर गया, यहाँ पे स्पेस खाली हुआ। तो जो वाटर है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो जो ये है तो प्रेशर वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट हियर, रूट से हमारा वाटर एब्जॉर्ब होके प्रेशर मतलब सक्शन प्रेशर की वजह से ऊपर, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ लेते हैं। तो ठीक है, ये होगा। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन क्यों होता है? ठीक है, देखिए
देखिए, द मेटालिक एक्टिविटीज इन द बॉडीज ऑफ जनरेटेड मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज द हार्मफुल फॉर द बॉडीज एंड हिंस दे नीडेड टू रिमूव द एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच दिस वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द अवर बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन हमें क्यों ज़रूरत है, एक्सक्रीशन की ह्यूमन बींग्स में क्या ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे हमारे जनरेट होते हैं कुछ बॉडी में एक्टिविटीज़ करते जनरेट होते हैं मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनी काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, पर एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो उसे हमें रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस व्हेन द वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम द वेस्ट। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वेस्ट मटेरियल रिमूव कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, लेफ्ट रेनियल आर्टरीज, लेफ्ट रेनियल आर्टरीज से लेफ्ट किडनी, लेफ्ट रेवेन वेन्स, आयोर्टा, लेफ्ट यूथरा वेरा कैनवा एंड द यूट्रस ब्लैडर एंड ट्रा। देखिए यहाँ से जो होता है हमारा वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करते करते यहाँ आएगा, फिर यूथरा में आके यूथरनी ब्लैडर में आके कलेक्ट होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद यूथरा से थ्रो आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि रिमूव हो जाएगा, बॉडी से रिमूव हो जाएगा। नेफ्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन के बारे में बात करता है। नेफ्रॉनी स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखिए हम बात कर लेते हैं। इच किडनीज कंटेन मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, मतलब किडनी जो है हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट, किडनी में हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें कई यूनिट्स कंप्लीट करता है। तो देखिए नेफ्रॉन है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन जान लेते हैं। तो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, बताए थे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वही एक्सक्रीट करने के लिए नेफ्रॉन यूज़ करते हैं। टू मेंटेन द वाटर एंड द आयनिक बैलेंस्ड। ठीक है, ये मेंटेन करता है वाटर और आयनिक बैलेंस को। ठीक है, मेंटेन करता है। देखिए अब हम जान लेते हो तो डायग्राम थ्रू समझिए थोड़ा। देखिए एकदम सिंपल सा है। बेमेंस कैप्सूल, देखिए ये जो है बेमेंस कैप्सूल है, बेमेंस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो हमारा निकलता है तो इसमें आता है कैपिलरीज आता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, ब्रांच लेवल्स आर्टरीज, तो इन सब से होते हुए हर जगह सिक्रेशंस होते हुए कलेक्टिंग डक्ट्स में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर थ्रू आउट हो जाएगा, बॉडी के बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम पूछता है हर बायो में सबसे मेन होता है डायग्राम। डायग्राम हर जगह पूछता है, हर पेपर में पूछता है, तो डायग्राम हमें याद होना चाहिए। उसके साथ हमें नेमिंग करना, मतलब कि हमें नेमिंग भी उसकी आनी चाहिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है जो कि वहाँ पे दिया था, वही डायग्राम सेम यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स में बात कर लें कि फॉर्मेशन कैसे होता है, ह्यूमन्स बॉडी में फॉर्मेशन कैसे होता है, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए द यूरिन फॉर्म्ड इंक्लूड्स दिस 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स से हमारा यूरिन फॉर्म होता है। देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रेशन। ठीक है, अब देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड्स फिल्टर्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो वुमेन्स कैप्सूल होता है वहाँ पे फिल्टर्ड होता है ब्लड से फिल्टर होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड। ठीक है, फिर वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जाने के बाद नाउ यूजफुल फॉर सब्सटेंस ऑफ द फिल्ट्रेट एंड द रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो बगल में कैपिलरीज थे दिखाते हैं हम आपको। देखिए बगल में जो कैपिलरीज थे, जैसे देखिए यहाँ पे कैपिलरीज है, देखिए कैपिलरीज है, तो ये रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जो यूजफुल मटेरियल होता है, सब्सटेंस होते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। फिर यूरिन एक्स्ट्रा वाटर एंड द साल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूथरा। ठीक है, देखिए फिर यहाँ से जो जाता है उसमें जाता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से हमारे शरीर के बाहर हो जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, सिक्रेशन इन प्लांट में भी सिक्रेशन होता है। देख लीजिए कैसे होता है। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किससे होता है, स्टोमेटा से डिफ्यूज हो जाता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय द ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है। प्लांट कैन एवर लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बेक ऑफ ट्रीज। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो लूज कर देते हैं, लूज सम ओल्ड पार्ट्स ऑफ लाइक लीव्स एंड द बार्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, देखिए अब अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक
resins and the gums. Resins or gums is especially in old xylem cells which is also is lost by plants. ठीक है, lost कर देते हैं. Plants also secretes some wastage substance into the soil around them. ठीक है, प्लांट्स कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि सॉइल के अराउंड में ही सिक्रीट्स कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, लाइफ प्रोसेस पूरा खत्म हो गया. अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानेंगे. तो द ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन फॉर्मिंग टोन्स ऑफ द फंक्शंस एंड द प्रोसेस टू मेंटेन द सर्टेन लाइफ. ठीक है, देखिए ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन से परफॉर्मिंग करता है जो फंक्शंस एंड द प्रोसेस टू मेंटेन द सर्टेन लाइफ की हमें मेंटेन रखता है सर्टेन लाइफ में. हाउ द बॉडी कंट्रोल इट्स मूवमेंट्स एंड द कोऑर्डिनेट इट्स एक्शन विच अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट. ठीक है, हमें बॉडी कंट्रोल कैसे करते हैं, मूवमेंट कंट्रोल कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट करने के लिए, एक्शंस के लिए, उसके लिए. ठीक है, एनवायरनमेंट में all the living organisms response and the react to change in the environment around them. फिर all living organisms रिस्पॉन्स करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं चेंज इन देयर एनवायरनमेंट अराउंड देम. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस सच एज द लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच etc. ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस इन एनवायरनमेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आर कॉल्ड द स्टिमुलस होता है सच एज लाइट एंड हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल etc. ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बट इन द डिफरेंट मैनर. वो डिफरेंट मैनर में भी रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एनिमल्स नेफ्रॉन टिश्यूज. एनिमल्स जो होता है नेफ्रॉन टिश्यूज के बारे में हम बात करते हैं. तो देखिए द नर्वस टिश्यू. द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग, रिसीविंग एंड द प्रोसेसिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल कॉल्ड द इम्पल्सेस. ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं. देखिए नेफ्रॉन सिस्टम क्या करता है, नेफ्रॉन सिस्टम करता है मैसेज सेंड और रिसीव करने और प्रोसेसिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल में करता है जिसे हम इम्पल्सेस कहते हैं. ठीक है, नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिक नेटवर्क बाई द नर्व सेल और न्यूरॉन्स. ठीक है, नर्वस टिश्यूज जो होता है नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स और न्यूरॉन्स से बना होता है. ठीक है, इट इज स्पेशलिस्ट एंड द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक कंडक्टिंग करता है, इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करता है. ठीक है, और न्यूरॉन्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्व सिस्टम का. दिस इज द एग्जाम्पल डायग्राम ऑफ द, देख लीजिए ये जो है नर्व्स का न्यूरॉन का डायग्राम है. देखिए सेल बॉडी, देखिए डेंड्रियास, देखिए इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं. ठीक है, इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता है डेंड्रियास, इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर लाता है, फिर यहाँ से फिर सेल बॉडी में, सेल बॉडी से नेफ्रॉन, न्यूक्लियस से फिर देखिए दिस इज द पाथवे ऑफ द जाता है जिसे इसको यहाँ पे एक्सोन, जो यहाँ पे जो कनेक्ट है उसको हम एक्सोन करते हैं, बीच में जो एक्सोन होता है. ठीक है, उसके बाद नर्व एंडिंग होता है. फिर यहाँ से जैसी नर्व एंडिंग होता है यहाँ पे गैप होने के बाद फिर एक और न्यूरॉन्स चालू हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और चालू हो जाएगा कुछ इस, यहाँ पे एक और कनेक्ट होने लगेगा. फिर यहाँ से फिर इसके थ्रू मैसेज आगे बढ़ता रहेगा. ठीक है, जो मैसेज रहता है, जो सेंड किया रहता है मैसेज, जो भी हमें मैसेज पहुँचाना रहता है उसके थ्रू बढ़ना रहता है. इस बीच को गैप को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप, जो कि हमारा चेंज करता है कि केमिकल एनर्जी को, केमिकल को इलेक्ट्रोलाइसिस को केमिकल में चेंज करने में हेल्प करता है. ठीक है, यही भी हमारा चेंजेस होते हैं. तो ये हमें डायग्राम जो दिया याद रहना चाहिए वो भी अच्छे से, और इसका जो दिया डायग्राम हमें पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो इसको हमें याद रखना होगा. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के हम टाइप्स बात करते हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स के टाइप्स में होते हैं, हमें 3 टाइप्स पढ़ने रहते हैं. फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन.
सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? द सेंडिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंस ऑर्गन से हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज सेंड करता है उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स दे सेंड मैसेज बैक फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू द अदर मसल्स एंड द ग्लैंड्स इन द बॉडी। ठीक है, देखिए मैसेज सेंड करता है, सेंड बैक फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है उसको सेंड बैक, मतलब कि जो हमने मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से भेजा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, वही मैसेज को सेंड बैक, मतलब उसी मैसेज को रिटर्न लाता है मोटर न्यूरॉन्स मसल्स एंड द ग्लैंड्स, बॉडी के मसल्स और ग्लैंड्स के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनल न्यूरॉन। ठीक है, रेनल न्यूरॉन कहता है इट कनेक्टिंग न्यूरॉन्स विथ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल न्यूरॉन्स सिस्टम्स। दीज आर द नाइदर मोटर नॉर सेंसरी। ठीक है, ये ना ही मोटर है ना ही सेंसरी है। ठीक है, ये दोनों में से कोई नहीं है कि कनेक्ट होता है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? दीज आर द स्पेसिफिक टिप्स द सम नर्व सेल्स दैट्स रिसेप्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट दे लोकेट इन योर सेल्स ऑर्गन। ठीक है, रिसेप्टर होता है जो कि मैसेज को रिसेप्ट करता है। सम नर्व सेल्स दैट्स डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन, डिटेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। नर्व सेल्स कितने पार्ट में मिलती है? देखिए नर्व सेल्स को हमने 5 टाइप्स, मतलब कि हमें उसके 5 टाइप्स रिसेप्टर, 5 प्रकार के रिसेप्टर के बारे में जानना है। ठीक है, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या होता है? दीज आर द प्रेजेंट इन द इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं। उसी को हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर, जो कि वॉइस को रिसेप्ट करते हैं, लिसन करते हैं, जिससे हम की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसी को कहते हैं फोटो रिसेप्टर। द प्रेजेंट इन द आई से फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन स्टिमुलेशन होता है, विजुअलाइज करते हैं हम। ठीक है, देख सकते हैं। थर्मो रिसेप्टर क्या होता है? दे आर प्रेजेंट इन द स्किन। दिस रिसेप्टर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड द हीट। ठीक है, स्टिमुलेट, हम पेन को महसूस करते हैं, टच कोई करता है उसको पता करते हैं, हीट होता है तो भी पता करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होता है? द प्रेजेंट इन द नोज में प्रेजेंट होता है, जो कि रिसीव करता है, स्मेल को रिसीव करता है। ग्रेस्टेटिक रिसेप्टर, दिज आर प्रेजेंट इन द टंग्स में प्रेजेंट होता है, जो टेस्ट को चेक करता है, पता करता है टेस्ट के साथ। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक, सडन एंड द इमेजिनेशन ऑफ द बॉडी स्टिमुलस। ठीक है, एग्जाम्पल निक जैक विड्रॉल द हैंड ऑफ द टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं, कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट या कोई भी एक गर्म चीज़ है, उसे हमने अपना हैंड को टच किया, टच करते ही हमने अचानक से हटा लिया, सडन एंड क्विक एक्शन को ही हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, इट इज़ अ पाथवे दैट्स थ्रू विच नर्व्स इम्पल्सेस पासेस ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम नॉर्मल से एक क्वेश्चन देखिए, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये मैसेज कहाँ पे जाता है? मतलब कि पहले ये मैसेज किस पे पास जाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ही मैसेज ये जाता है, मैसेज टू ब्रेन के पास तो बाद में जाता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड से हमें मैसेज आ जाता है कि तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, हमारा हाथ हटाने का वही, इसी को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं, जो कि हमें कोई भी सडन एंड क्विक एक्शन लेते हैं तो उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस के टाइप्स क्या होते हैं? वॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय 4 ब्रेन। एग्जाम्पल टॉकिंग एंड राइटिंग। वॉलेंट्री, देखिए टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, हम वॉलेंट्री के बारे में बात करें तो वॉलेंट्री जो है कंट्रोल बाय 4 ब्रेन। 4 ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है कि हम टॉकिंग और राइटिंग, हम किसी से बात करते हैं और लिखते हैं तो उसमें हमारा कंट्रोल करता है, 4 ब्रेन कंट्रोल करता है, इसे हम वॉलेंट्री कहते हैं। इनवॉलेंट्री, कंट्रोल बाय द मिड एंड द हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है। हार्ट बीट एंड द ओवलमिंग रिस्पिरेशन। ठीक है, वोमिटिंग और रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल ये है उसके कि कंट्रोल बाय मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की वजह से कंट्रोल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड हमने बताया था। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन बारे में बताया था, स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारा रिस्पिरेशन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। अगर हम किसी भी चीज़ से हमें अगर कोई टच करेगा तो हमें तुरंत हाथ हटा लेते हैं, उसी कहते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन नर्व सिस्टम्स के बारे में बात करें तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स,
ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, ठीक है। ये 3 नर्व सिस्टम्स है, ठीक है। अब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में हमारा 3 पार्ट है। ब्रेन में कौन से 3 पार्ट है, देखिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन के 3 पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कैलनिस नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करेंगे, और ऑटोनॉमिक नर्व्स के सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, सेरिफैटिक नर्व सिस्टम्स, सेरिफैटिक नर्व सिस्टम्स एंड पैरासेरिफैटिक नर्व सिस्टम्स, इस दिनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विच इज मेनली कंपोज द नर्व टिश्यूज। ब्रेन इज कन्वर्ट बाय द 3 लेयर सिस्टम्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग्स, ठीक है। कार्बोनेटेड फ्लूइड्स CFS, ठीक है, caravasic fluids CSF. It is filled between the meanings and the CFS provides causes to the brain against the messaging shocks, जो कि CSF provides करता है causes to managing the against the mechanical shock, ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। किस किस में पार्ट्स में डिवाइड है, देख सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में डिवाइड है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का डायग्राम है। अब ब्रेन के डायग्राम में हमारा देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फोर ब्रेन है, दिस इज द मिड ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे देखिए। अब हम बात करते हैं, देखिए हाइंड ब्रेन यहाँ पे, देखिए अब ये तो मेजर से मेन थे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें याद रहेगा, ठीक है। हमें इसका लोकेशंस भी याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ है, और सेरिब्लम, स्केल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है, और हाइंड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इन सबको हमें याद करना होगा जिससे कि हम डायग्राम अच्छे से बना सकें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सेरिब्रम का क्या काम है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रीजन्स, लॉजिक, इमोशंस, स्पीच और मेमोरीज, विजुअलाइजेशन, प्रोसेसिंग, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड द टेस्टेस स्टिमुलस etc, ठीक है। इन सभी चीज़ों को सेरिब्रम इंडिकेट करता है, बताता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करते हैं साइटोथैलेमस के बारे में बात करते हैं। तो साइटोथैलेमस लाइक्स एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम का एक लाइक ऐसा बेस है, ठीक है, लाइज एट अ बेस, ठीक है। इट्स कंट्रोल द स्लीपिंग एंड द वेक साइकिल्स ऑफ द बॉडीज, स्लीपिंग एंड द वेक साइकिल्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल द यूरेज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, ये हमें आल्सो कंटेन करता है ईटिंग और ड्रिंकिंग में। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम क्या होता है, इट कंट्रोल द पोस्टर एंड बैलेंस, हमें कंट्रोल करता है पोस्टर और बैलेंस में। इट कंट्रोल्स द प्रिस्कम ऑफ द वेलेटरी एक्शंस, ये हमें एक्शंस में कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखते हैं मेडुला ऑब्लैंगिका कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री मोमेंट्स लाइक वोमिटिंग, स्नीजिंग, हेमिंग, हार्ट बीट्स, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर्स etc, ठीक है, ये हमें कंट्रोल करता है मेडुला, ठीक है। पॉन्स इट रिलायस इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर cerebellums and the spinal cords and the higher part of the brain like its cerebrum and the midbrain also regarded respiration, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कहता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिलैक्स एक्शन एंड द कंडीशंस मैसेज बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, बॉडी और ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस आते हैं उसको कंडक्ट करता है एंड रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं फेरिनल नर्व सिस्टम से में कैलनिस नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ के बारे में बात करते हैं, CNS और SNS, ठीक है। देखिए स्पाइनल नर्व सिस्टम, कैलनिस नर्व सिस्टम, ठीक है। देयर आर द 12 पेयर ऑफ कैलनिस नर्व, 12 पेयर होते हैं इसके। कैलनिस नर्व सिस्टम्स कम्स आउट फ्रॉम द ब्रेन टू गो देयर ऑर्गन्स ऑफ द हेड रीजन्स,
ठीक है। कार्डियस नर्व सिस्टम्स कम्स आउट फ्रॉम द ब्रेन, कम्स आउट कहाँ से होते हैं, ब्रेन से होते हैं, और द हेड ऑफ द रीजन, ठीक है। द स्पाइनल नर्व कम्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड गो टू द ऑर्गन्स विच आर बिलो द हेड रीजन, कहाँ से आते हैं, कम्स आउट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, एंड गो टू द ऑर्गन विच आर द बिलो द हेड रीजन, हेड रीजन से बिलो, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ब्रेन से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक नर्व सिस्टम्स। ऑटोट्रॉपिक में तो एसएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। अब बात करते हैं द पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम्स heightness and the activities of the inorganic as per the needs. For example, during the running there is an increased demands of oxygen by the body, this fulfilled by the increased breathing rate and the increased heart rates, ठीक है। सेंसरी नर्व सिस्टम्स क्या करता है, हम अगर जब भी हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजन की लेवल होती है उससे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा जाने लगता है और हमारा हार्ट बीट जो होता है तेज़ी से चलने लगता है, तो इसे कम करते, इसी को ही मेंटेन करता है, इसी को ही मेंटेन करता है, इसको देखता है, तो उसी को कहते हैं हम सिनेप्टिक नर्व सिस्टम, ठीक है। पैरास्टैटिक नर्व सिस्टम्स क्या होता है, पैरापैथिक नर्व सिस्टम, दिस पार्ट ऑफ द autonomous systems also down the activity of an organ and those as a climbing effect during the sleep and the breathing rate slow down, and so there's the heart rate. Parasympathetic nerve systems is helps to conversion of energy। देखिए पैरासिम्पैथिक और सिनेप्टिक नर्व्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे जो हार्ट रेट है और ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा बढ़ा देता है, जब ब्रीथिंग हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है ऑक्सीजन, और हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट होता है, स्लीपिंग टाइम पे यहाँ पे जो हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट है स्लो कर देता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में क्या होता है, द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फॉर सेल्स टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशली टिश्यूज इन प्लांट फॉर द condition of informations. Plants respond to stimulus slowly by growing in a particular directions, because this growth is डायरेक्शनल, इट्स अपेयर एज द प्लांट इज मूविंग, ठीक है। देखिए प्लांट के पास तो अलग से कोई टिश्यूज है नहीं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो ये अपना एक प्लांट्स रिस्पॉन्स स्टिमुलेट स्लोली बाय ग्रोइंग के थ्रू इसमें रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। ये इसको भी यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स, ठीक है, प्लांट्स मूवमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ के मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स मूवमेंट्स में फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट होते क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट को डिवाइड किया गया है तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए ट्रॉपिक मोमेंट्स में फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। कोई भी प्लांट मोमेंट जो लाइट के थ्रू रिस्पॉन्स करता है। अगर हम सनफ्लावर को लेते हैं व्हेन द सन इज द ईस्ट वेस्ट या किसी भी साइड में सन रहेगा तो उस टाइम उस फ्लावर को सनफ्लावर अपना मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही हमारा सन थोड़ा आगे जाएगा फिर फ्लावर मूव करेगा, तो सनफ्लावर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फ्लावर का मूवमेंट, जो प्लांट्स का मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, लाइट के रिस्पांस से। लाइट जब जिस तरफ लाइट पड़ती है उसी तरफ फ्लावर का मूवमेंट हो जाता है, फ्लावर अपना उस तरफ फेस कर लेता है, ठीक है। जीनोट्रॉपिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्स बाय द ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो प्लांट देते हैं उसको हम कहते हैं। तो देखिए एक शूट होता है, एक रूट होता है। रूट इज ए पॉजिटिवली जीनोटॉपिक, रूट जो पॉजिटिव है और नेगेटिवली जो है जीनोटॉपिक है जो सूट है, ठीक है। सूट जो है अपवर्ड जाता है, ग्रेविटी के अपोजिट जाता है, इसकी वजह से नेगेटिव हो गया। जो ग्रेविटी के साइड जाता है उसी को हम पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केमोट्रॉपिज्म द मोमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल स्टिमुलस से जो मोमेंट्स का प्लांट पार्ट होता है उसी को कहते हैं। देखिए फोलन ग्रेन, फोलन ट्यूब से, ओवेल्यूल या ओवेल से कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज देखिए कैपिलरीज है, ठीक है। ओवेल गया
पोलन ट्यूब। एंड देखिए यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ से आया यहाँ पे देखिए ओविल में एक था, एक से फॉर्मेशन करेगा, फिर जाइगोट बनाएगा उसके बाद। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म, मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड्स अवे फ्रॉम वाटर। देखिए क्या होता है, वाटर इज प्योर पॉट। ठीक है, पॉट में देखिए वाटर की तरफ कोई भी प्लांट मूवमेंट करेगा, वाटर की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर की तरफ प्लांट मूवमेंट कर रहा है, वाटर की तरफ इस तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या थर्मोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट द रिस्पॉन्स ऑफ कंट्रैक्ट्स एंड द सपोर्ट्स। ठीक है, जिसे हम कोई भी प्लांट, ऐसा कुछ प्लांट्स लगाते हैं जिससे कि हमारा किसी सपोर्ट से वो प्लांट्स ग्रो करता है, किसी सपोर्ट से वो प्लांट ग्रो करता है, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, नास्टिक मोमेंट, नास्टिक मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मोमेंट इन विच नाइदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इट्स ग्रो इंडिपेंडेंट मोमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जिससे कि ना ही वो अवे करते हैं, ना ही कि टूवर्ड्स करते हैं, और ना ही अवे करते हैं फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस के ना ही होते हैं, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड होता है, ग्रोथ करते हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं। द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स is response to an external stimulus in which the stimulus does not determine the direction of movement in the known as nastic। ठीक है, वो प्लांट पार्ट्स रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस कोई लगे, इन विच द स्टिमुलस डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को तो डिटरमाइन नहीं करेंगे, पर वो तभी मूवमेंट्स करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन में क्या होता है, ग्रोथ प्रोमोटर एंड द ग्रोथ इनहिबिटर, एक्सोन, गैलेलिन्स एंड द साइटोकिनिन्स। फिर बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर में था एब्सिसिक एसिड एंड द इथिलेन। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप एक्सोन। इट इज़ अ प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल्स इनलार्जमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और सेल्स को इनलार्ज करता है। ठीक है, गैलेरिन्स क्या था, प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल्स डिफरेंशन एंड ब्रेकिंग डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। क्या करता है, ब्रेकिंग करता है डोमेंसी ऑफ सीड्स एंड द बर्ड्स को। ठीक है, साइटोकिनिन ए पार्ट प्लांट विच प्रोमोट्स सेल्स डिवीजन एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा की ओपनिंग करता है, सेल्स डिवीजन को प्रमोट करता है। ऑब्वियसली इट इज़ हेल्प्स टू इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द प्रमोट्स विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड द फूड्स। ठीक है, यह हेल्प्स करता है, किसमें हेल्प्स करता है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट्स विल्टिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड फूड्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स में हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है, हार्मोन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। बेस ऑफ ब्रेन के बेस के मतलब कि लोकेट कहाँ पे है, बेस ऑफ ब्रेन के नीचे जो है वो वहाँ पे लोकेट है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ग्लैंड एज अ सीक्रेट्स ऑफ मेनी हार्मोन्स टू रेगुलेट द ऑर्गन्स एज वेल एज द अदर ग्लैंड्स। ठीक है, एक क्या इसको हम मास्टर ग्लैंड्स भी करते हैं, सीक्रेट करता है मेनी हार्मोन्स, रेगुलेट भी करता है ऑर्गन्स एज वेल एज द अदर ग्लैंड्स। इट सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है एंड द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ना ही सीक्रेट करे तो ग्रोथ ना हो किसी बॉडी का। ठीक है, देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन। इसका डिफिशियंसी क्या है, चाइल्डहुड इट्स लीड्स इन ड्वार्फनेस, मतलब कि बच्चे बड़े नहीं हो गए, जो कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज ना करे, सीक्रेट्स ना करे तो एक्सेस सिक्रेशंस ऑफ दिस हार्मोन्स लेट्स द गैनेस्टम्स। देखिए अगर एक्सेस सिक्रेशन हो गया, मतलब कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी दिक्कत है। चलिए तब हम नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इट इज़ लोकेटेड एट द नेक बिटवीन द थॉरैक्स एंड द लैरिक्स। लैरिक्स और थॉरैक्स के बीच में जो नेक होता है हमारा, लैरिक्स और थॉरैक्स के बीच में एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट सीक्रेट्स थायराइड्स हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है, थायराइड्स हार्मोन करता है विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट को रेगुलेट करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। आयोडीन इज द इंस्टेंस ऑफ द सिंथेटिक ऑफ थायराइड्स। ठीक है, आयोडीन, अगर हमें आयोडीन की कमी हुई, मतलब कि नमक की कमी, अगर हमने नमक कम खाना शुरू किया तो इससे हमें कॉजेस हो सकती है। इसका अगर हमने नमक
कम किया तो इससे दिक्कत हो सकती है। इसके सबसे मेन कारण होता है नमक। थायरॉक्स होने का, थायरॉक्सिक ग्लैंड अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो इसका मेन कारण नमक, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द फूड कॉजेस ग्वाइटर। अगर हमें नमक कम किया खाना, अगर नमक हम नहीं खाते हैं, आयोडीन हमने कम किया तो हमें क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। थायरॉक्सिक ग्लैंड जो होता है वो रिलीज इसीलिए होता है कि हमें ग्वाइटर ना हो। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेट अबव द किडनी। किडनी के ऊपर होता है। इट सिक्रीज द हार्मोन एड्रिलिन। एड्रिलिन सिक्रीट करता है, विच इज आल्सो नोन एज द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट और द इमरजेंसी हार्मोन। इसे हम एक इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब हम इट्स प्रिपेयर्स द बॉडी टू फेस एन इमरजेंसी कंडीशंस ऑफ फिजिकली स्ट्रेस लाइक डेंजर्स एंजर्स एंड एक्सट्रीमेंट, ठीक है। हमें ये प्रिपेयर करता है, किससे करता है प्रिपेयर? इमरजेंसी कंडीशन से लड़ने के लिए। फिजिकली स्ट्रेस लाइक डेंजर एंगर एंड द एक्सट्रीमेंट से लड़ने में हमें प्रिपेयर करता है कि हम इसे फेस कर सकें, इस कंडीशंस को, इमरजेंसी कंडीशन को हम फेस कर सकें, प्रॉब्लम को फेस कर सकें। अब आता है पेंक्रिया। पेंक्रिया क्या है? जो स्टमक से जस्ट नीचे लिव लाइक स्ट्रक्चर था उसी को हम पेंक्रियाट कहते हैं। पेंक्रियासिस इज अ लीफ लाइक ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। इट सिक्रीज द हार्मोन इंसुलिन। क्या हार्मोन सिक्रीज करता है? इंसुलिन सिक्रीज करता है। रेगुलेट द शुगर लेवल इन योर बॉडी। रेगुलेट करता है क्या? शुगर लेवल। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेस डायबिटीज़। डायबिटीज़ हो सकती है अगर हमारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट्स ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं गोनाड्स। गोनाड्स क्या था? गोनाड्स आर द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल, ठीक है। द टेस्टिस प्रोड्यूस्ड बाय द मेल हार्मोन टेस्टोरॉन एंड द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजेंस एंड द प्रोजनी, ठीक है। दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्स फॉर द चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग प्रोबर्टी, ठीक है। जब हमारा प्रोबर्टी होता है तब ये हार्मोन चेंजेस होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स समझ में आ गए हैं। जो दो चैप्टर्स कराए हम आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड लाइफ प्रोसेस के बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस किए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब हम ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि शुभम लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे आ गया है, तो उसे डाउनलोड कर लें क्योंकि 1 अप्रैल से आपका लाइव क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो उस ऐप पे तो आपको हर एक चीज़ बताई जाएंगी, उसमें डाउट क्लासेस भी होंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको सभी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि क्या कैसे करना है, कैसे हमें बैच ज्वाइन करने हैं, कैसे हमें कोर्सेस लेने हैं, कैसे हमें नोट्स प्राप्त होंगे, सभी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे। तो अभी हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इट्स इंक्लूड कंटिन्यूसली इन लाइफ ऑन द अर्थ। हम लाइफ ऑन द अर्थ मतलब कि अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यूस करने के लिए हम रिप्रोडक्शंस करते हैं, लाइक सेम इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, ठीक है। कोई भी एक सिमिलर ही, जैसे कि अगर हमने रिप्रोडक्शन किया तो उसी के हिसाब से सिमिलर ही जो आएगा तो इंडिविजुअली आएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स कंटेन डीएनए। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डायग्रामिक न्यूक्लियस एसिड, ठीक है। डीऑक्सीरिबोन न्यूक्लियर एसिड विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। ये हेरिडिटी मटेरियल डीएनए replicates up and forms new cells causing variations. So this new cells will be similar but not be identical to original cell, ठीक है। सिमिलर तो हो सकता है पर उसको हम ओरिजिनल सेल्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। वेरिएशंस आर वेरी यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द
स्पेसिफिक ओवर टाइम एज वेल एज द बेसिक ऑफ इन्वेनेशंस। अब रिप्रोडक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शंस में आता है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में आता है फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। देखिए कितने आते हैं, कितने आते हैं, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेरिगेशंस और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। सेक्सुअल में क्या आता है, इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। इन सब के बारे में हम बात करते हैं, एक ही सभी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम पहले बात करते हैं फ्यूजन की। किसकी, फिजन्स की। तो इन द प्लांट सेल विल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है। कोई भी एक पेरेंट सेल है, ये धीरे धीरे आगे जाके दो सेल्स में डिवाइड होंगे। देखिए यहाँ पे दो सेल्स में डिवाइड हुए, तो ये होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी व्हेन अ फिजन विल रिजल्ट इज टू डॉटर सेल्स इज बाइनरी फिजन। ठीक है। अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इज द सिंपल एंड द बेस्ट एग्जाम्पल। दिस इज द बाइनरी फिजन्स एग्जाम्पल। इसका हम बाइनरी फिजन्स एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्योंकि ये अमीबा, देखिए इसको हमने दो सेल्स में डिवाइड किया। ठीक है, कि दो सेल्स में डिवाइड हो गया। कितने सेल्स में डिवाइड, दो सेल्स में। ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल्स फिजन्स। मल्टीपल्स फिजन्स कहता है व्हेन द फिजन्स रिजल्ट इन मेनी डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन्स। ठीक है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जिसमें मेनी फिजन्स ना, प्लास्मोडिया में मेनी फिजन्स का एक मल्टीपल फिजन्स का बेस्ट एग्जांपल इज अ प्लास्मोडिया में जो होता है उसमें मेनी डॉटर सेल्स निकलते हैं, रिलीज करता है। ठीक है, उसमें मेनी डॉटर सेल्स रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। दिस इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट अ फ्रेगमेंटेशन इनटू द स्मॉलर पीस ऑफ द ईच पीसेस ग्रोन इनटू द होल न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे रहेगा, इसको दो पीस में अपने आप कट होगा, फिर यहाँ जाके दो पार्ट में कट होगा, फिर वो ग्रो करेगा। सिंगल पार्ट जो आएगा कट के वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर वो जाके दो पार्ट में और डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं रीजनरेशन सेम इसी की तरह है, पर इसमें थोड़ा अलग है। रीजनरेशन में कोई एक चीज़ रहेगा जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में, यहाँ पे एक था, यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसका जो पार्ट गायब हुआ था वो पार्ट फॉर्मेशन होगा, फिर इसका पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मिडिल था, तो अप एंड डाउनवर्ड का पार्ट रीजनरेशन हुआ और यहाँ पे बन के तैयार हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अप पार्ट गायब था, मिडिल पार्ट गायब था, तो यहाँ पे दोनों पार्ट बन के रीजनरेशन हो गया, तो रीजनरेशन इन पैलिनेरिस में ही रीजनरेशन होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बर्डिंग में क्या होता है। इन बर्डिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फॉर बाय एज बर्ड के थ्रू एक ग्रो आउट करेंगे। जिस तरह यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रो हो रहा है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है। ठीक है। ग्रो होने के बाद यहाँ पे बड़ा हो गया। ठीक है। बर्डिंग इन हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में बर्डिंग हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिगेशन प्रोपगेशन होता क्या है। ठीक है। इट इज़ द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शंस इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेरिगेशंस पार्ट्स ऑफ एज द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स होता है, नेचुरल वेरिगेशंस प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेरिगेशंस। नेचुरल वेरिगेशन प्रोपगेशंस हैपन थ्रू लिप्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है वायरोफोलियम, स्टीम, टर्मेरिक, ग्रिंजर। ठीक है। रनर्स, स्टोलेंस, ग्रास, रनर्स, स्ट्रॉबेरी, बर्ड्स, ओनियन, लाइस, लिली। ठीक है। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड इंक्लूडिंग कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यूज कल्चर। ठीक है। देखिए नेचुरल में क्या होता है, जो नेचुरल से ही हम वेरिगेशंस प्रोपगेशंस करते हैं। आर्टिफिशियल्स में जो हम खुद लगाते हैं, जैसे कट करके किसी चीज़ को लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करके किसी चीज़ को लगाते हैं, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यूज कल्चर्स करते हैं, उसको करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिप्स से हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे लिप्स निकल रहे हैं, फिर नीचे गिरेगा, फिर इस पे होगा। ठीक है। तो नए प्लांट्स ग्रो करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या आता है, देखिए स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट्स प्लांट्स प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स विच इंडिविजुअली ग्रो इन द प्लांट। वो इंडिविजुअली ग्रो इन द प्लांट करते हैं, फिर वो जब भर जाता है तो उसको स्पोर्स मतलब कि फूटता है। फूटने के बाद जो उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, उसको एयर के थ्रू पास होके उसके बाद सॉइल पे आके गिरते हैं, उसके बाद ही
प्लांट्स नए ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स में एंथर, ठीक है, एंथर स्टिग्मा। एंथर जो कि एक फिलिपिन ट्यूब है जिसपे कि टिका हुआ है, एंथर ऑफ स्टिग्मा है, फिलामेंट्स है, ठीक है। एंथर और फिलामेंट्स को हम कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब भाई यहाँ पे हम बात करते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हम कहते हैं कार्पेल, ठीक है। कार्पेल यहाँ पे देखिए फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, ठीक है। सेपल, सेपल्स को हम सेपल एंड पेटल, पेटल्स को हम कर्ला कहते हैं। इन ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कर्ला कहते हैं, ठीक है। और हम सेपल्स के ग्रुप्स को कहते हैं कैलेक्स, ठीक है। ओवरी, ओवरी में हमारा एक्स जो ओवरी में होता है वो वहाँ पे जाके फॉर्मेशंस होता है जहाँ से कि हमें नए प्लांट्स से नए फ्लावर्स मिलते हैं। पॉलिनेशंस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर द स्टेमेन एंड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टर्मिनेट पॉलिनेशंस, ठीक है। पॉलिनेशंस में ट्रांसफर करता है पॉलन ग्रेन को एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टर्म्स एज द पॉलिनेशंस, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पे क्या आता है, स्टेमेन ऑफ द फ्लावर इज द ट्रांसफर्ड एज द सिग्मा इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के सिग्मा को स्टेमेन ट्रांसफर करता है, उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब होता है स्टेमेन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर्ड द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर में स्टिग्मा जो ट्रांसफर करता है उसी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पे दिखा दिया है पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन से मेल जर्म सेल्स जाएगा फॉलोपियन ट्यूब से, फॉलोपियन ट्यूब से ओवरी, ओवरी से फीमेल गैमेट से फ्यूजन करेगा, फीमेल गैमेट से फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाने के बाद उसके बाद वो अपना अलग से एक प्लांट या फ्लावर्स बन जाता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इज इन प्लांट्स। It is the process by fusions of the male germ cells with the female gametes. It is rise to a zygote. देखिए वहाँ पे जाइगोट, एम्ब्रियो, इस सब के बारे में बात की थी, वही सेम यहाँ पे दिया है। जनरेशन होता है, उसके बाद प्रोसेस इसका जनरेशन, ठीक है। वहाँ पे जनरेशन होता है सीड का, कन्वर्ट इनटू अ सीड, सीड्स बनते हैं कोटेड विद, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे दिया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पे हम बात किए थे, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से वो सीड्स बनते हैं, फिर फ्लावर्स जर्मिनेशन होता है, उसी को कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, ठीक है। जो फॉर्मेशन होता है वो टेक्स प्लेस होते हैं, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस, इसके प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। दिस बिगेंस टू बी प्रोबर्टी एंड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन मेल्स, ठीक है। देखिए ये हमारा कब फॉर्मेशन होता है, इसका द बिगेंस कब स्टार्ट होता है, तो प्रोबर्टी, जब प्रोबर्टी हो जाती है कंप्लीट तब वो स्टार्ट होता है, प्रोबर्टी जब होती है, ठीक है। और कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स का लाइफ टाइम तक रहता है, ठीक है। दिस टेस्टिस आल्सो सिक्रेट्स द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस सिक्रेट्स करता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब स्कर्टम इट इज़ अ सेक ऑफ थिक स्केल दैट प्रोटेक्ट्स द सराउंडेड द टेस्टिस। इट आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस सिंस द हैव टू एट द स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सुटेबल स्पर्म क्रिएटेंस, ठीक है। स्पर्म क्रिएट्स करने के लिए स्कर्टम जो है बॉडी टेम्परेचर्स को टेस्टिस टेम्परेचर से लो रखता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर हाई है, टेस्टिस टेम्परेचर को लो रखता है बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। अब वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस द स्पर्म फाउंड बाय द डिलीवर्ड थ्रू द वेस्ट डिफरेंस विथ यूनिट्स with a tube coming from the urinary bladder, the urethra, those from the common passage by the sperms and the urine, ठीक है। देखिए sperms formed by delivered through the vas deferens which units with the tube coming from the uterine bladder, urethra, those forms a common पैसेज बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन और कॉमर्स के फर्स्ट पैसेज हैं, वाज डिफरेंस कैरी करता है या डिलीवर करता है स्पर्म को। देखिए दिस इज द डायग्राम भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज और ओव्यूल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन वन ईच ऑफ द साइड्स ऑफ द लोअर
एडिमोन, ठीक है। दे फॉर्म द ओव्यूम एंड सिक्रीज द फीमेल हार्मोन ऑस्टेरोन एंड द प्रोजनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एंड प्रोजेनिक है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब द पेयर ऑफ द मस्कुलर देन ट्यूब द फिनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द स्पर्मस कॉर्नर्स, ठीक है। ऑफ द यूट्रस द इजेक्टेड ओवरी इट्स कैरी द ओवे एग्स फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रा इट साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए फ्लोपियन ट्यूब क्या करता है, जो एग्स होता है उसको कैरी करता है ओवरी टू यूथरस तक लाता है, उसी को कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब का हेल्प करता है। पेयर ऑफ मतलब कि दो तरफ रहता है। यूथरस मतलब ओम, इसको हम यूथरस को हम ओम भी कहते हैं। होलो पेयर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस करता है वहीं पे जहाँ पे वो होता है यूट्रस में फीटस टेक्स प्लेस करता है और ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ होता है, ठीक है। वेगिना इट रिसीव स्टीम्स फ्रॉम मेल पार्टनर सर्व्स एज अ बर्थ कैंडल, ठीक है। जो वेगिना होता है वहीं से हमारा स्पर्म्स आता है, उसके बाद होता है फॉर्मेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स मेल गैमेट्स एंड द ओवम फीमेल गैमेट्स इज also known as fertilization. When the sperm fuse with the egg is form a zygote, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहा है तो देखिए व्हेन स्पर्म फ्यूज विथ एग्स इट फॉर्म्स अ जाइगोट एंड गिव्स राइज ऑफ अ न्यू पोर्जनी, मतलब जब स्पर्म फ्यूजन करता है एग से तो जाइगोट फॉर्म करता है, इससे हमें न्यू पोर्जनी मिलती है। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिविजन्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो सिंक down and reach into the soft and thick line of uterus and the embedding of the embryo is thick lining of the uterus is known as the implantation, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो उसमें रहता है, इम्प्लीमेंट करता है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ प्लेसेंटा, किससे जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन किससे लेता है एम्ब्रियो, तो मदर ब्लड विथ प्लेसेंटा, मदर के ब्लड से और प्लेसेंटा के हेल्प से लेता है। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, द मेंस्ट्रुएशंस ऑकर्स होते हैं, जो फीमेल होता है फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशंस ऑकर्स होते हैं। सिंस द ओवरी रिलीज द वन एग एवरी मंथ, जो ओवरी होता है 1 मंथ एवरी मंथ एग रिलीज करता है, 1 एग रिलीज करता है। द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इट्ससेल्फ every month to receive a fertilization egg, those its lining become thick and spermy, ठीक है। और यूट्रस भी अपने आप को एवरी मंथ प्रिपेयर कर लेता है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक डाउन इनटू थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस और ब्लड के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर ब्लड और म्यूकस बाहर निकल आते हैं, तो जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है स्लोली, ठीक है। दिस साइकिल्स टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एज एंड इज नोन एज द मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, ठीक है। ये यूजुअली लास्ट ऑफ मंथ होते हैं 2 to 8 या 8 days में कंप्लीट होता है इसका, ठीक है। Reproductive health is a state of a complete physical, mental and socially well-being is all aspects of reproduction. There are many infections, diseases which are spread by the sexual contact called sexual transmitted disease, STDs, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेक्सुअल डाइजेस्ट करते होते हैं। बैक्टीरियल से क्या होता है कि गोनास होता है, स्पेनिश हो सकता है, HIV वर्ड्स हो सकता है, वायरल्स होते हैं, ठीक है। बात करते हैं कंट्रासेप्टिक आर डिवाइस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड द हेल्प ऑफ अवॉइड STDs, ठीक है। हमें STDs के अवॉइड करने के लिए क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हमें अवॉइड करने के लिए कंट्रासेप्टिक डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रासेप्टिव कैन बी वेरियस टाइप ऑफ सच ए मैकेनिकल बैरियर, केमिकल बैरियर एंड द सर्जिकल मेथड, ठीक है। इन 3 बैरियर हैं, तो हम पहले बात करें फिजिकल मेथड या मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। टू प्रिवेंट फ्यूजन्स ऑफ एग एंड स्पर्म्स यूज कॉन्डम, क्राइवेलिक्स कैप्स एंड डायफ्राम, ठीक है। ये 3 चीज़ों को हम यूज करके हम अपना फिजिकल मेथड से
टू प्रिवेंट कर सकते हैं एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने से। केमिकल मैटर यूज़ पिल, ओरल पिल्स जो दवाई से आती हैं उसे लेने से हो सकता है, ठीक है। दिस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो द एग्स नॉट रिलीज। ये हार्मोनल्स करते हैं, रिलीज करने से रोक देते हैं, एग्स को रिलीज करने से और हार्मोनल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैनी हैव साइड इफेक्ट, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे में है मतलब कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब बात करते हैं यूएनसीडी के बारे में क्या कहता है। एंड्रोनिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी और अ लूप इज प्लेस्ड व्हेन यूट्रस इज प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। कॉपर टी यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मैटर इट मेल्स द वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड, प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर कॉल्ड वास्टिमई वेस्किटोमा, ठीक है। देखिए इन मेल्स डिफरेंस, जो वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देगा तो इसमें से स्पर्म ट्रांसफर नहीं होंगे। इन फीमेल्स फिलोपियन ट्यूब्स विल बी ब्लॉक्ड, फिलिपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देगा तो वहाँ से एग रिलीज नहीं होगा। टिबोसोमिक होगा, वेक्सोटोमिक, ठीक है, वेक्सोटोमी एंड द टिबोटोमी। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और अ प्रोजेनी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। तो अब हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। तो क्या होता है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग होते हैं और प्रोजेनी होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अक्युमुलेशन ऑफ वेरियस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शंस गिव्स राइज टू ऑफ स्प्रिंग विच कैन बी वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड नॉट सो मच इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में नहीं होता, ठीक है। ऑल द वेरिएशंस विल अक्युमुलेट स्लोली एंड द पास ऑन द जनरेशंस टू द जनरेशन, ठीक है। जो होता है हेरिडिटी होता है वो पास होता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, स्लोली, ठीक है। इनहेरिटेंस ट्रेट्स मतलब होता है कि हमें आई कलर्स, ईयर्स या फिर हेयर कलर्स, हाइट, ये सब हमें मिल सकता है ट्रेड्स के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में हमें मिल सकता है, कलर्स मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्विमिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं या फिर कोई किसी के फादर्स स्विमिंग करते हैं तो उनका स्विमिंग हमें नहीं आएगा। ये निश्चित नहीं कि हमें भी स्विमिंग आती हो, ठीक है, हमें भी स्विमिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर हमें टीचिंग आती है तो हमारे फादर्स को टीचिंग आती है या नहीं आती है ये निश्चित नहीं। अगर हमारे फादर्स को टीचिंग आती है तो मुझे टीचिंग आएगी, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। अब रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। अब इस रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल इनहेरिटेंस ऑफ द सच ट्रेड्स दैट इन ह्यूमन बींग्स आर रिलीज टू फैक्ट एज दैट बोथ फादर्स आर द मदर्स कंट्रीब्यूट पर्टिकुलरली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स टू चाइल्ड, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो हमें इनहेरिटेंस मिलते हैं, जेनेटिक टाइप्स मिलते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स जो मिलते हैं हमें इक्वल्स मिलते हैं, मदर्स एंड फादर्स दोनों से हमें इक्वल्स मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने वही बताया, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक एंड ऑल्सो द प्रिजन ऑफ मदर्स, ठीक है। अब वाई डिड मेंडल सेलेक्ट्स अ पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने हमें पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो जान लीजिए इजी टू ग्रो, उसे हमें इजी से ग्रो कर सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पेन, उसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है, दैट इज़ इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशन, इसके हम मेनी जनरेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। इट हैज़ द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसके 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। देखिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पीस, ये 7 कलर्स के जो भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये 7 कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पी प्लांट के, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में दिया, ठीक है। अब हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट्स एंड द रिसीसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसीसिव ट्रेट्स, ठीक है। द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज जनरेशन इन डोमिनेंट ट्रेट्स, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट्स में वो खुद अपने आप को खुद एक्सप्रेस करे, इट सेल्फ एक्सप्रेस जनरेशन, ठीक है। दूसरी डोमिनेंट द कैरेक्टर्स विच डज नॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ बट इट प्रेजेंट इन द जनरेशन इन रिसेसिव ट्रेट, मतलब कि कोई एक ऐसा जनरेशन ट्रेट्स होगा जो कि अपने आप को, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, इट सेल्फ एक्सप्रेस ना करे बट वो प्रेजेंट होगा इन जनरेशन में, उसी को कहते हैं हम रिसीसिव ट्रेट्स एंड द डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस द इट सेल्फ ऑफ जनरेशन। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, जीन होता है, जीन कहता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ देयर ऑफिस, इसको पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। एलियंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गिवन जीन्स, ठीक है। टी टी एलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टालनेस, टी एलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्फनेस, ठीक है। कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टालनेस, ठीक है, और द स्मॉल टी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, ठीक है। फोनोटॉपिक इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन फिजिकली अपीयरेंस ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल टाल प्लांट, dwarf plant, round cyst, ठीक है। जीनोटॉपिक इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन फेनोटॉपिक्स, ठीक है। होमोजाइगस अ कंडीशन इन विच बोथ ऑफ जीनस आर द सेम टाइप ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द जीन्स फॉर द टालनेस इज द एक्सप्रेस्ड एज टीटी एंड जीन्स ऑफ द डॉर्फनेस एज रिटन एट द टीटी, ठीक है। अब हेट्रोजीनस टाइप हेट्रोजाइगोस अ कंडीशन इन विच बोथ ऑफ द जीन्स आर डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिज्म एंड जीन्स टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इट मीन्स it has the gene of the tallness and the other of the dwarfness, only a tall characteristic expressed, ठीक है। हेट्रोजाइगोस में क्या होता है कि हमें तो दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब दोनों मिलते हैं, डॉर्फनेस एंड द टालनेस मिलते हैं, बट टाल कैरेक्टर्स इज द एक्सप्रेस, टाल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है। अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट्स विच वन पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। हम दो पी प्लांट को क्रॉस कराते हैं तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इस कॉल्ड मोनो, वन पेयर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, करेक्टर्स मिलते हैं, इसी को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ही टुक प्लेस टाल जीनोटॉपिक, ठीक है, एंड द प्योर ड्रॉप जीनोटॉपिक टीटी पी प्लांट एंड द क्रॉस पोलिनेशन देम टू ग्रो, बट अ जनरेशन ऑफ द फर्स्ट generation in the F1 generation and he obtained only tall plants, ठीक है। इन्होंने जब जनरेशन कराया फर्स्ट जनरेशन में, जिन्होंने इन्होंने क्रॉस कराया तो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में ऑब्टेन किया कि बस टाल प्लांट ही मिले, ओनली टाल प्लांट्स, ठीक है, लंबे ही प्लांट्स मिले उनको। फिर मेंडल टेक टू अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन एंड द सेल्फ पॉलिनेशन देम टू F2 जनरेशन इज द प्रोजनी, नाउ द प्लांट विल बी नॉट टॉल, ठीक है, ऑल प्लांट नॉट। तो फिर उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को लिया, फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स को लिया, उसको सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो F2 जनरेशन में इन्हें प्रोजनी मिली और प्रोजनी मिली, नाउ ऑल प्लांट्स वेयर डू नॉट टॉल, फिर ऑल प्लांट्स जो है टॉल्स नहीं निकले। देखिए यहाँ पे दिखा दिया है, देखिए हमने क्या किया, हमने क्रॉस कराया, ठीक है, टी एंड टी को हमने क्रॉस कराया, ठीक है, क्रॉस कराया, ठीक है। हमने इसको इससे क्रॉस कराया, इसको इससे क्रॉस कराया, ठीक है, फिर इसको हमने इससे क्रॉस कराया, फिर हमने इसको इससे क्रॉस कराया, ठीक है। हमें चार मिले, क्या मिले, ठीक है, टी मिला, स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी हमें मिले, क्या मिले, सभी हमें टॉल मिले, क्योंकि हमारा कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा कि एक्सप्रेस कर रहा है, सिर्फ अपने आप को ये इटसेल्फ एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हमें सब टॉल मिले, ठीक है। अगर हम इसी को सेल्फ पोलिनेशन कराएं, इन दोनों को सेल्फ पोलिनेशन कराएं, F1 जनरेशन को हमने सेल्फ पोलिनेशन कराया तो हमें सभी टॉल्स नहीं मिलेंगे। देखिए हमने F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन कराया, देखिए टी, ठीक है, हमने इसको सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो देखिए यहाँ से पोलिनेशन कराएं, फिर यहाँ से पोलिनेशन कराएं, फिर इसको हमने इसमें पोलिनेशन कराया, फिर हमने इसको इसमें पोलिनेशन करा दिया, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन कराया तो क्या मिला, टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर हमें क्या मिला, स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन मिले, एक ड्वार्फ मिला, ठीक है। तो मेंडल ने सेकेंड जनरेशन में इनको यही मिला, तो हमें इन्होंने यही बताया, ठीक है। तो अगर हमें फिनोटॉपिक रेशियो बताना रहेगा तो 3:1, मतलब कि 3 टॉल तो मिले 1 शॉर्ट मिला, ठीक है। अगर जीनोटॉपिक रेशियो बताना होगा तो 1 टॉल मिला 2 एंड 1, मतलब कि एक तो डोमिनेंस मिला, एक हाइब्रिड मिला, एक मोनो हाइब्रिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेंडल का लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग
करेक्टर्स इज कॉल्ड द डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। टू प्लांट्स को हमने टू पेयर में कंट्राजेक्शन कराया तो 2 मिला, ठीक है। ही क्रॉस अ ब्रीड पी प्लांट्स बियरिंग राउंड येलो सीड्स, मतलब कि हम 2 करेक्टरिस्टिक को लेकर क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हमें यही बताए हैं। देखिए पीनट स्क्वायर पे देखिए राउंड येलो एंड विंकल्ड ग्रीन लेके हमने क्रॉस कराए थे तो हमें ये मिला, ठीक है। अब हम राउंड एंड येलो के बारे में बात करें तो हमें 4 ऐसे करेक्टर्स मतलब कि मिले जो कि नहीं मिले, ठीक है। देखिए हम बात कर लेते हैं, राउंड एंड येलो ग्रीन कितने मिले, 9 मिले, ठीक है। राउंड एंड ग्रीन सीड कितने मिले, 3 मिले, ठीक है। विंकल्ड एंड येलो सीड कितने मिले, 3 मिले, और हमें 1 ग्रीन विंकल्ड एंड ग्रीन सीड मिले, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 9:3:1 मिले, ठीक है। तो 9:3:1 मिले। तो हमें पूछ सकता है पीनट स्क्वायर भी हमें बना के दिखाना पड़ेगा। हमें अगर फिनोटाइपिक रेशियो पूछता है तो हमें वो भी बताना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। हाउ टू दिस थ्रेड्स एंड गेट्स एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सेक्युलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मीनिंग प्रोटीन्स इन सेल्स, ठीक है। और सेक्शंस ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द वन प्रोटीन्स इज कॉल्ड द जीनिक ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। Plants height can dose depends on the amount of the particular plant's hormones. The amount of the plant's hormone made will different of the efficiency of the process is for making, ठीक है। Plants height can be depends on the amount of the particular plant's hormone. Plant हार्मोन के ही पे डिपेंड होता है, प्लांट्स हार्मोन के प्लांट्स हाइट में, प्लांट्स हार्मोन में ही डिपेंड होता है कि प्लांट्स हाइट कितना होगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है जो कि प्रोटीन एंजाइम्स करता है, वर्किंग करता है, एफिशिएंट मोर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है टालनेस ऑफ द प्लांट में, ठीक है। देयरफॉर जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेस, जीन्स ही कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड द ट्रेस को। अब सेक्स डिटर्मिनेशन बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग is known as the sex distribution. For factors of the sex distribution environment in the some animals and the temperature at the which fertilization sex kept different in gender, example turtles, मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा जेंडर मिलेगा एनवायरनमेंट पे, ठीक है। जेनेटिक इन द सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स जेंडर्स इंडिविजुअल इन डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोजोन्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमोजोन, ठीक है। सेक्स क्रोमोजोन in human beings there are 23 pair of sex chromosome. Out of the 22 pair of chromosomes are called the autosomes, and the other last pair of chromosomes they help in deciding genders and the individual of the sex chromosomes. देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा एक्स एक्स है फीमेल एंड द एक्स वाई इज द मेल, ठीक है। हमने इसको क्रॉस पोलिनेशन कराया, इसको हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया था एक्स क्रोमोजोन, ठीक है। दिस शो दैट द हाफ ऑफ चिल्ड्रंस विल बी द बॉयज एंड द हाफ ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। चिल्ड्रंस विल बी इनहेरिटेंस एंड द एक्स क्रोमोजोन फॉर द मदर्स रिगार्डेड वेदर दे आर द बॉयज आर द गर्ल्स, ठीक है। हमें कब पता चलेगा कि बॉयज एंड गर्ल्स है, तो मदर्स के एक्स क्रोमोजोन्स पे डिपेंड करता है कि बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, मदर्स रिगार्डलेस, ठीक है। Those gender of the individual will be the determined by the what he of the father is not for his mother, ठीक है। उसके फादर या फादर के जो क्रोमोजन्स है एक्स और आई क्रोमोजन्स है, तो उस पर हमारा डिपेंड करता है कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो हम आगे बात करें तो और इन्वायरमेंट्स, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करने के पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आवर इन्वायरमेंट्स मीन्स एवरीथिंग्स विच सराउंडेड अस, हमारे चारों तरफ जो भी दिखता है वही हमें इन्वायरमेंट कहलाता है, ठीक है। लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपाउंड्स। आइए हमें पहले से बताया जाता है कि जो हमारे सराउंडिंग्स दिखते हैं बायोटिक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक एयर एंड वाटर etc, ठीक है। एनवायरमेंट इफेक्ट दैट द लाइफ आर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द नेचुरल हैबिटेट्स एंड द वाइस वर्सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे भी लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे भी है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे स्टोन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। दिस इज द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम है, ठीक है। सराउंडिंग्स के जो भी चीज़ें हमें देखिए इसी को हम एनवायरमेंट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इज द
एंड इट्स कंपाउंड्स, इकोसिस्टम एंड इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंपाउंड फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, लिविंग एरिया और नॉन लिविंग एरिया, जो लिविंग एरिया में किसी भी एरिया में, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया किसी भी एरिया में जहाँ पे नॉन लिविंग कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं और लिविंग कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसी को कहते हैं इकोसिस्टम, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड्स, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, दोज एज इकोसिस्टम्स constants of the biotic compound comprising living organisms and the abiotic compounds comprising physically factors like temperatures, rainfalls, wind, soil and the minerals। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम्स के टाइप जान लीजिए। ठीक है, इकोसिस्टम्स, मैन मेड इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में तो इक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, लैंड इकोसिस्टम्स, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। ठीक है, पहले मैन मेड बात कर लेते हैं। क्रॉप लैंड, एक्वेरियम etc। ठीक है, नेचुरल में आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में मतलब मैरीन इकोसिस्टम, सी एंड ओशियंस। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, रिवर, लैक, पॉन्ड्स, पूल। ठीक है, टेरिटरी इकोसिस्टम्स, लैंड इकोसिस्टम्स, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड etc। अब हम बात करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए all green plants, blue green algae can provides their food, sugar and starch for the inorganic substance using light energy photosynthesis। ठीक है, और consumers including on the organism which depends on the producer indirectly सब्सटेंस कंज्यूम डिपेंड्स ऑन द अदर फूड्स। ठीक है, कंज्यूमर्स वो होते हैं, देखिए प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं दूसरी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, किसी चीज़ से बनाई हुई चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स में भी हमारे चार चीज़ें के बारे में बताते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइटिक एंड द ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होता है, जो ग्रास ईट करते हैं, काऊ एंड डियर्स। कार्निवोरस क्या होता है, जो फ्रेश ईटर्स, फ्लेश ईटर्स मतलब कि मांस, जो कार्निवोरस होते हैं वो फिश फ्रेश मतलब कि जो भी मसल्स ईटर्स होते हैं उसी को हम कहते हैं लायंस, टाइगर्स। पैरास्टाटिक मतलब लाइव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, प्लाज्मोडिया। ठीक है, प्लाज्मोडिया पैरास्टाटिक होता है। ठीक है, ओमनीवोरस में हम बात करें तो ओमनीवोरस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ वुमेन फीड ऑन बोथ प्लांट एंड फ्रेश इज मतलब कि मसल्स एंड मतलब कि मीट्स एंड प्लांट्स मतलब ग्रास मतलब वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, उसी का कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल और बताएं तो क्राउ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर क्या होता है, फंगिस एंड द बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डिकम्पोज मतलब कि कोई डेड प्लांट या डेड एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसी को कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, फूड चेन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत ही हेल्प करता है फूड चेन नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम से डिसबैलेंस हो सकता है। ठीक है, फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। कोई एक दूसरा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं मतलब कि अपने एनर्जी के लिए हम एक दूसरे को कंज्यूम मतलब कि एक दूसरे को हम कंज्यूम करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि फूड चेन हो रहा है। ठीक है, ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड द टॉपिक लेवल एट द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी टेक्स प्लेस मतलब कि हर एक लेवल पे इस लेवल पे ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, टॉपिक लेवल कहते हैं उसी को। ठीक है, हर स्टेप्स पे फूड चेन इज कॉल्ड द टॉपिक लेवल। देखिए 10% लॉ के हिसाब से ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो होता है वो कैप्चर करता है 1% ऑफ सनलाइट एनर्जी। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज द इनडायरेक्शनल इन द फूड चेन। ठीक है, इनडायरेक्शनली होता है। ठीक है, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ टॉपिक लेवल टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल इज फूड चेन। ठीक है, 10% लॉ बताया ना आपको, 10% लॉ। देखिए द एनर्जी लेवल एज ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। ठीक है, 10% से प्रीवियस लेवल में कम होते जाता है, 10% तो वो कम करते जाता है। अब फूड वेव क्या होता है, द फूड चेन इज इंटरकनेक्टेड विद द ईच अदर फॉर्म द वेव लाइक अ पैटर्न विच इज नोन एज द फूड वेव। ठीक है, एक दूसरे ईच अदर कनेक्ट होते हैं, उसे कहते हैं फूड वेव। इन अ फूड वेव वन ऑर्गेनिज्म में occupy a positions in more than one food chain. In organism we can obtain in the food from the different source and in turns many by be its by the different type of the organism मतलब कि एक ही चीज़ को एक ही बार में कई चेन्स मतलब कि फूड चेन्स बनते हैं जिसके, ठीक है, उसे कहते हैं हम। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, चेंजेस इन इन्वायरमेंट इफेक्ट अस आवर एक्टिविटीज चेंजेस
द एनवायरनमेंट अराउंड अस, दिस लीड्स टू सो डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट दैट्स अरोजेस मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द वेस्ट डिस्पोजल्स। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है, जिससे कि हमें एक होता है ओजोन लेयर, डिस्प्लेशन ऑफ ओजोन लेयर डिस्प्लेस होता है वेस्ट डिस्पोजल से, जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर O3 लेयर इज डायरेक्टली फाउंडेड इन द स्ट्रोटोपिस विच इज पार्ट ऑफ योर 12 to 150 किलोमीटर सी लेवल से ओजोन इज द डायरेक्टली पोर्सन एट द ग्राउंड लेवल। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैक, जो ओजोन लेयर है एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन इज फाउंड अस एज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है। देखिए O2 अल्ट्रावायलेट रेस, तो O+O स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, फिर O+O2 तो O3 मतलब ओजोन लेयर फॉर्म होता है। ठीक है, द डिक्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज थिकनेस इन द अंटार्कटिक was first observed in 1985 as was different ozone hole। ठीक है, रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशंस। ठीक है, रीजन ऑफ क्या होता है इसका, क्लोरोफ्लोरिक कार्बन से। ठीक है, ये जो कार्बन है जिससे हमें पता चलता है कि ये डिस्प्लेस होता है, काज होता है ओजोन डिप्लेस होता है। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में अधिकतर रेफ्रिजरेटर एंड इन फायर एक्सटेंशन में यूज होता है। In 1987, the United Nations Environment Programme (UNEP) succeeded in the forging an agreement to freeze CFC produced at 1986 level. It is now mandatory for all the manufacturing companies to make a CFC free refrigerators throughout the world। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होते हैं उसमें से हमारे जो गैस निकलता है, जो भी गैस निकलता है उस गैस से हमारा ओजोन लेयर डिस्प्लेट होता है, उससे उसको हार्मफुल फैलता है। गार्बेज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द राइज इन डिमांड्स फॉर कंज्यूमर्स गुड्स हैव क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्टेज गार्बेज एंड द एक्यूमुलेशन एंड इट्स disposals especially in the urban areas. The different method of the solid waste disposals commonly used around the world area। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो चुका, तो हम आपको केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी करा देंगे सभी चैप्टर्स का। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुमन लर्निंग को। थैंक यू।